दोस्तों, आप सभी का कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इस तरह से अर्धचंद्र कबीले ने कुल 22 शिष्यों को चुना गया, जिसमें प्रतीक को सीधे प्रमुख आचार्य द्वारा आंतरिक शिष्य के रूप में चुना और बाकी 21 लोगों ने बाहरी शिष्य के रूप में कबीले में चुना गया। उसी दिन सभी 21 शिष्यों ने बाहरी शिष्य के रूप में पंजीकरण के लिए बाहरी शिष्य विभाग की ओर रुख किया। आचार्य बलभद्र बाहरी शिष्य विभाग के एक प्रभारी थे, इसलिए उसने उन सभी को कबीले के नियम बताए। युवा समूह अपेक्षाओं से भरे हुए बाहरी शिष्य विभाग की ओर बढ़ रहे थे। हे भगवान, वो महल! नए शिष्यों में से एक ने अचानक सामने मौजूद महल की ओर इशारा किया। सामने की तरफ एक महल हवा में तैर रहा था और उसके चारों ओर बिजली की तरंगें अटखेलियां कर रही था। साथ ही इससे एक बेहद प्राचीन आभा महसूस की जा सकती थी। इस दृश्य को देखते हुए युवाओं का दिल जैसे रुक सा गया। ये बिल्कुल एक परी कथा की तरह था। वैसे तो वेदांश ने पहले ही इस प्राचीन महल को कबीले के बाहर से देख लिया था, लेकिन करीब आने के बाद वो कई गुना अधिक सुंदर और भव्य लग रहा था। इसका नाम चंद्र महल है और ये अर्धचंद्र कबीले का एक प्राचीन धरोहर है और ये कबीले के निषिद्ध स्थानों में से एक है। अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के इसमें प्रवेश करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। आचार्य बलभद्र की आवाज ठंडी थी और उन्होंने बताया कि ये उनके सामने मौजूद महल कितना महत्वपूर्ण था। सभी शिष्यों ने महसूस किया कि चंद्र महल और भी रहस्यमय था, लेकिन आचार्य की चेतावनी सुनने के बाद उन्होंने अपनी उत्सुकता को शांत करना ही बेहतर समझा। वेदांश को अपनी दिव्य दाहिनी आंख में एक हल्की धड़कन सुनाई दी। उसकी दाहिनी आंख को इस महल को देखने के बाद एक प्राचीन और परिचित से मिलने का एहसास हुआ। अब वो परिचित एहसास उस महल को देखकर था या फिर उसके चारों ओर मौजूद बिजली की तरंगों से, ये वेदांश को समझ नहीं आया। आचार्य बलभद्र ने आखिरकार सभी के रहने की व्यवस्था की और इसके बाद वेदांश और अन्य दोनों ने प्रताप साहब को अलविदा कहा। प्रताप साहब ने जाने से पहले वेदांश को गहराई से देखा। उसके बाद वो मुड़े और वापस बाहर की तरफ चले गए। उनको इस तरह वापस जाते देख वेदांश के दिल में एक अजीब सी भावना महसूस की। मैं गुरुदेव की इच्छा को जरूर पूरा करूंगा और इसके साथ ही मैं कबीले की युवा पीढ़ी में सबसे ताकतवर बनकर दिखाऊंगा। वेदांश ने अपने 2 मुट्ठी को भींचते हुए खुद से ही वादा किया। कबीले में प्रवेश के बाद वो बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था। अर्धचंद्र कबीले के नियम के अनुसार नए शिष्यों के पास कबीले की गतिविधियों को समझने के लिए कुछ दिन थे और उसके बाद उन्हें एक कार्य दिया जाएगा। उन्हें कबीले के द्वारा हर शिष्य जो विशेष कार्य प्रदान किए जाते थे, जिनके बदले उन्हें अपनी साधना और शक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं प्रदान की जाती थी। सभी को अलग अलग तरह के काम करने थे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। कुछ बुरे कार्यों में पहाड़ों में खनन के लिए जाना शामिल है और खतरनाक कामों में जानवरों को मारना और विशेष खंडहरों की खोज करना शामिल था। 3 दिनों में कबीले में हमें काम दे दिए जाएंगे। मैं डर रहा हूं कि अगर देवेंद्र ने इसमें हस्तक्षेप किया तो ये हमारे लिए बेहद कठिन हो सकता है। विशेष और विक्रांत दोनों ही इस बात से चिंतित थे, जबकि वेदांश शांत था। नए बाहरी शिष्यों को 3 दिनों तक रहने के लिए लकड़ी के कमरे दिए गए थे, लेकिन कुछ ही घंटों में वहां कुछ पुराने शिष्य आए और नए शिष्यों के साथ भिड़ गए। कमरे के बाहर से लड़ाई की आवाज आने लगी। वेदांश अपने लकड़ी के कमरे से बाहर चला गया और उसे जमीन पर 2 या 3 नए शिष्य दर्द से कराहते नजर आए। नए शिष्यों, मैं चाहता हूं कि आप लोग आज से मेरे लिए जरूरी कपड़े धोने और पानी लाने का काम करें, एक व्यक्ति ने वहां पर मौजूद सभी नए शिष्यों से कहा। उस व्यक्ति के चेहरे पर चोट का निशान था और वो नए शिष्यों को कुटिलता से देख रहा था। ये रणवीर है, जो बाहरी शिष्यों में 28वें स्थान पर मौजूद है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो यहाँ नए शिष्यों को परेशान करने के लिए आया है। पहले तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करता था। कुछ पुराने शिष्यों ने निराशा में अपना सिर हिलाते हुए कहा। रणवीर बाहरी शिष्यों की वरीयता सूची में 28वें स्थान पर था और उसकी साधना सहस्रार चक्र के चरम पर पहुंच गई थी। वेदांश ने अनुमान लगाया कि रणवीर की ताकत राघव जुयाल की तुलना में थोड़ी ज्यादा थी, यहां तक कि नए शिष्यों में सबसे ताकतवर जब्बार भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। रणवीर की भयानक शक्ति को देखकर कुछ नए बाहरी शिष्य अनिच्छा से उसके कपड़े धोने चले गए। हे, मैंने सुना है कि इस बार 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां भी आई हैं और उनमें से एक राजकुमारी है।
रणवीर ने अपने होठों को चाटा और वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ चला गया जहां राजकुमारी मीनाक्षी थापा रहती थी। मीनाक्षी थापा ने अपना दरवाजा खोला और कठोर नजरों से रणवीर को देखते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझे छूने की हिम्मत रखते हो? मीनाक्षी के चेहरे के भाव देखकर रणवीर मुस्कुराया, लेकिन उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। वो रुद्रप्रयाग की राजकुमारी थी और रुद्रप्रयाग के कबीले के साथ काफी अच्छा संबंध था, इसलिए उसके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी करने का मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना था। इसके अलावा जब्बार के भी कबीले के साथ घनिष्ठ संबंध थे, क्योंकि वे गढ़वाल के सबसे बड़े परिवार से आया था। यहाँ तक कि साक्षी ठाकुर के पास उच्चस्तरीय आध्यात्मिक शरीर होने के कारण उसके साथ भी बेहतर व्यवहार किया गया। उच्च प्रतिभा वाले लोग भविष्य में काफी मजबूत हो सकते थे, इसलिए रणवीर ने बहुत ज्यादा अकड़ दिखाने की हिम्मत नहीं की। ये रणवीर सिर्फ एक गिरा हुआ कमीना है जो खुद से मजबूत व्यक्ति से डरता है और कमजोरों को प्रताड़ित करता है। नए शिष्यों ने अपने दिल में घृणा की भावना महसूस की। रणवीर ने जब्बार, मीनाक्षी और साक्षी ठाकुर को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने बाकी सभी नए शिष्यों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वेदांश ने उस कमीने को गुस्से से देखा, लेकिन उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उस रात सभी नए शिष्य इतने उत्साहित थे कि उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए वेदांश ने पवन रुख की 4 तकनीकों से कुछ अंतर्ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। उसने पहले ही 2 रुखों को पूरी तरह से समझ लिया था और तीसरे रुख, आंशिक पवन रुख, को भी 70 से 80% तक समझ चुका था। इसलिए वेदांश ने भी चौथे रुख, ज्वलंत हवा रुख, का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी शक्ति इतनी मजबूत थी कि वेदांश इसे देखकर डर गया। आंशिक पवन रुख का उद्देश्य हमले को और भी तीखा बनाना था और ये एक ही प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला आक्रामक कौशल था, जबकि ज्वलंत हवा रुख की शक्ति इतनी भयानक थी कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज जला सकती थी। दूसरी सुबह वेदांश ने अपनी साधना समाप्त की और जम्हाई लेते हुए अपने दरवाजे से बाहर आ गया। बच्चे, जाओ जाकर मेरे मोजे धो लाओ, एक अभिमानी आवाज सुनाई दी। वेदांश ने देखा कि इस आवाज का मालिक रणवीर था, जो बाहरी शिष्यों में 28वें स्थान पर था। रणवीर बड़े ही रौब के साथ वेदांश को देखा, फिर उसने वेदांश के सामने एक जोड़ी बदबूदार मोजे फेंके और चुपचाप वहां से चला गया, जैसे कि उसे पता था कि वेदांश ये काम जरूर करेगा। वास्तव में रणवीर के बारे में सारी जानकारी पहले ही निकाल चुका था। उदाहरण के लिए, वेदांश की क्षमता बेहद सामान्य थी और उसकी साधना भी बेहद कम थी, इसलिए रणवीर ने चिंता नहीं की कि वेदांश किस तरह से प्रतिक्रिया देगा। क्या ये मूर्ख वास्तव में सोचता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूं? वेदांश का चेहरा बदसूरत हो गया और उसने अपने हाथों को लहराया, जिससे एक अराजक हवा दिखाई दी और उस हवा ने रणवीर के बदबूदार मोजे को टुकड़ों में चीर दिया। इस दृश्य ने विशेष और विक्रांत की अभिव्यक्ति बदल दी। वेदांश की इस प्रतिक्रिया के कारण आसपास के शिष्यों को भी पसीना आ गया। रणवीर वेदांश के सामने अपने मोजे फेंककर जल्दी से वापस चला गया था, इसलिए उसने वेदांश की प्रतिक्रिया को नहीं देखा। विक्रांत और विशेष ने एक गहरी सांस ली। वेदांश बाहर चला गया, जहां बाकी के शिष्य रहते थे, और वो उनके साथ बातचीत करके कबीले के बारे में ज्यादा जानकारी पाना चाहता था। कुछ दिन के बाद कबीले द्वारा नए शिष्यों को जरूरी कार्य सौंपे जाएंगे। जल्द ही वेदांश बाहरी शिष्यों के पुस्तकालय की तरफ चल पड़ा। यह पुस्तकालय में कोई भी बाहरी शिष्य आकर तकनीक प्राप्त कर सकता था, और ये देखकर वेदांश चौंका नहीं था, क्योंकि उसे इस बात की पहले से उम्मीद थी। इस पुस्तकालय में अर्ध पवित्र और पवित्र दोनों तरह की युद्ध कला तकनीक मौजूद हैं, जिसे हर शिष्य देख सकता है। वेदांश ने महसूस किया कि ये थोड़ा अविश्वसनीय था। एक अर्ध पवित्र युद्ध कला तकनीक पहले से ही दुर्लभ मानी जाती थी, जबकि पवित्र युद्ध कला तकनीक सिर्फ एक किंवदंती थी। लेकिन यहाँ वे भी मौजूद थी। पवित्र युद्ध कला तकनीकों को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: नश्वर, आध्यात्मिक, पृथ्वी और आकाश। हर श्रेणी को 4 स्तरों में विभाजित किया जाता है: निम्न, मध्य, उच्च और शीर्ष। वेदांश अब कुछ हद तक जानकार हो गया था। उसकी रजत दीवार तकनीक निम्न स्तरीय नश्वर पवित्र युद्ध कला तकनीक थी। वेदांश ने पुस्तकालय में पुस्तकों के सारांश को सरसरी निगाह से पढ़ा और पाया कि उनमें से अधिकांश तकनीक उसकी रजत दीवार तकनीक से बेहतर नहीं थी। इसका मतलब था कि इस पुस्तकालय में सभी तकनीकें निम्न स्तर की ही है। उसे प्रताप साहब की कही बातें याद आई कि एक बार जब वो आंतरिक शिष्य बन जाएगा तो वो बेहतर युद्धकला तकनीकें प्राप्त कर सकेगा।
इसलिए उसे अभी बेवजह निम्न स्तर की युद्ध कला तकनीकें नहीं सीखनी चाहिए। वेदांश ने तब अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अन्य जरूरी किताबें पढ़ने का मन बनाया। एक पुस्तक में उसे कबीले के इतिहास के बारे में जानकारी मिली, लेकिन वेदांश इसमें बहुत रुचि नहीं रखता था। लेकिन किताब के एक हिस्से में सभी साधना स्तरों के बारे में जानकारी थी। प्राचीन साधना को 7 स्तरों में विभाजित किया गया है: नश्वर मंडल, आध्यात्मिक मंडल, पृथ्वी मंडल, बुध मंडल, शुक्र मंडल, सूर्य मंडल और ब्रह्मांड मंडल। जब वेदांश ने जब ये देखा तो उसके दिल की धड़कन कुछ पल के लिए रुक सी गई। ये पहली बार था जब उसने पृथ्वी मंडल के बाद के स्तर के बारे में जाना था, लेकिन पुस्तक में ये कहा गया कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र में किसी की भी साधना पृथ्वी मंडल से ऊपर नहीं थी, इसलिए बुध मंडल और उससे ऊपर के स्तर के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। उसमें यह भी बताया गया था कि ब्रह्मांड मंडल अस्तित्व में नहीं है। कुछ अन्य पुस्तकों को पढ़ने के बाद वेदांश अब गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पहले से कहीं अधिक जान गया था। आधे दिन तक उस पुस्तकालय में रहने के बाद वेदांश वापस अपने कमरे में लौट आया। जैसे ही वो अपने कमरे में वापस पहुंचा, उसने बगल के कमरे से दर्द भरी आवाज सुनी, भाई विक्रांत, भाई विशेष। वेदांश की अभिव्यक्ति बदल गई और वो अपने कमरे से बाहर चला गया, जहां उसने विक्रांत और विशेष को बगल वाले कमरे के दरवाजे पर देखा। उनके चेहरे काले पड़ गए थे। क्या हुआ? तो क्या होगा आगे? आखिर क्या हुआ है विशेष और विक्रांत को, और कौन है उनकी इस हालत का जिम्मेदार? आगे जानने के लिए देखते रहिए द आई ऑफ मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या हुआ? वेदांश की अभिव्यक्ति बदल गई। अपने दोनों गुरु भाइयों को इस तरह देखकर उसका मन भारी हो गया। बज्जात रणवीर, वो तुम्हें ढूंढने के लिए यहां आया था, लेकिन जब तुम नहीं मिले तो उसने हम पर हमला कर दिया। हम दोनों ने साथ मिलकर उसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा मजबूत था, विक्रांत ने अपने दांत पीसते हुए कहा। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? ये जानने के बाद कि क्या हुआ था, वेदांश का दिल गुस्से से जल उठा। सच में ये वही था जिसके कारण विक्रांत और विशेष को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। रणवीर 2 घंटे बाद वापस आ गया था और उन्हें यहां वेदांश नहीं मिला। उसके दिए काम को खत्म करने के बजाय वेदांश ने उसके मोजे को बर्बाद कर दिया था, जिसके कारण रणवीर गुस्से से पागल हो गया। लेकिन क्योंकि वेदांश वहां मौजूद नहीं था, इसलिए रणवीर ने विक्रांत और विशेष पर अपना गुस्सा निकाला। भले ही दोनों ने साथ मिलकर उसका मुकाबला किया हो, फिर भी उनके पास रणवीर को हराने की ताकत नहीं थी। वेदांश को स्वीकार करना पड़ा कि उसने रणवीर की ताकत को कम करके आका था, क्योंकि जब विशेष और विक्रांत मिलकर किसी का मुकाबला करते थे तो वे सहस्रार चक्र के योद्धा को भी हराने में सक्षम थे। लेकिन इसके बावजूद रणवीर ने उन्हें आसानी से हरा दिया था। इसका मतलब ये था कि उसकी असली ताकत निश्चित रूप से राघव जुयाल से अधिक थी। रणवीर कहाँ गया? वेदांश ने तुरंत ही अपनी दिव्य दाहिनी आंख से परिवेश का निरीक्षण किया। वो दोनों का बदला लेने के लिए रणवीर को अच्छा सबक सिखाना चाहता था। जल्द ही वेदांश की नज़र कुछ मील दूर एक पहाड़ पर बने छोटी सी कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया के भीतर 3 से 4 आकृतियां मौजूद थीं। वेदांश उनमें से 2 से बहुत अच्छी तरह से परिचित था, जो देवेंद्र और रणवीर थे। उनके अलावा 2 अन्य बाहरी शिष्य भी वहां थे। शाबाश रणवीर, बहुत अच्छा काम किया। याद रहे, उन लड़कों की तकलीफ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, देवेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। वो एक आंतरिक शिष्य था और इस वजह से रणवीर और अन्य लोग उसके प्रति बेहद विनम्र थे। वेदांश सुन नहीं पा रहा था कि वे क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अनुमान लगा सकता था कि ये किस बारे में है। जैसा कि प्रताप साहब को संदेह था, वेदांश और बाकी दोनों को आचार्य अधीरा खुद परेशान नहीं करेगा, लेकिन उसके शिष्य उन्हें जरूर प्रताड़ित करेंगे। बहुत अच्छा। वेदांश ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखें तेज हो गईं। गुस्से की आग में वो वापस अपने कमरे में लौट आया और हवा रुख की 4 तकनीकों और नक्षत्र उंगली का अभ्यास करना शुरू कर दिया। चूंकि वेदांश इतनी जल्दी रजत धातु तकनीक में अगले स्तर पर नहीं पहुंच सकता था, इसलिए वो जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नक्षत्र उंगली और हवा रुख की 4 तकनीकों पर पूरा ध्यान देने लगा। अपने दिल में भरे गुस्से के कारण वो चौथे रुख, ज्वलंत हवा रुख में कुछ और अंतर्ज्ञान प्राप्त करने में कामयाब हुआ, क्योंकि इसे प्रशिक्षित करने के लिए
विनाश की इच्छा की जरूरत थी और वेदांश के क्रोध ने उसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। इसके अलावा उसकी नक्षत्र उंगली 7वें स्तर के करीब पहुंच गई थी। उसी रात रणवीर एक बार फिर वहां आया। छोटे चूजे, हमारा झगड़ा अभी तक सुलझा नहीं है। दरवाजे के बाहर से एक अहंकारी आवाज आई। अगले कमरे में मौजूद विक्रांत और विशेष दोनों के दिल कांप गए। अच्छा। रणवीर की बात सुनकर वेदांश ने अपना दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर चला आया। इस समय जब्बार, मीनाक्षी थापा, साक्षी ठाकुर और पास के अन्य कई शिष्य बाहर आ गए। एक मूर्ख चमचा। वेदांश ने रणवीर की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उसके शरीर से तुरंत ही विनाश की आभा फैल गई। ये ज्वलंत हवा रुख से प्राप्त ज्ञान था, लेकिन वेदांश ने अभी तक इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया था। रणवीर के दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन फिर उन्हें लगा कि वो इस तरह डर क्यों रहा है। नश्वर मंडल के आज्ञा चक्र कर एक बच्चा भला उसे कैसे हरा सकता है। पर्वत प्रस्फुटित मुष्टिका। रणवीर ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और निम्न श्रेणी के पवित्र युद्ध कला तकनीक का प्रयोग किया। जैसे ही उसका मुक्का आगे बढ़ा, रणवीर के शरीर से आकाश को विभाजित करने वाली आभा दिखाई दी। नक्षत्र उंगली, बवंडर रुख। वेदांश ने अपनी उंगली से वार किया, जिससे आसपास नीले प्रकाश की किरण फैल गई। बूम। दो हमलों के टकराते ही एक जोरदार आवाज सुनाई दी। अपने हमले के बाद वेदांश और रणवीर दोनों वापस पीछे चले गए। रणवीर हैरान था। वो सोच भी नहीं सकता था कि महज आज्ञा चक्र का एक बच्चा उसे बराबरी की टक्कर दे सकता था। आसपास के सभी शिष्य भी हैरान रह गए। वन लाइन नक्षत्र उंगली। वेदांश ने तुरंत एक बार फिर प्रहार किया और फिर नीले प्रकाश की किरणें आतिशबाजी की तरह आसपास फैल रही थीं। उसकी नक्षत्र उंगली लगभग 7वें स्तर पर पहुंचने वाली थी और बवंडर रुख को मिलाने के बाद इसकी गति और शक्ति एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। बूम बूम बूम। उनके हमले आपस में टकराए और पूरे इलाके में विस्फोट की आवाज गूंज गई। यहां तक कि रणवीर जैसा मजबूत व्यक्ति जो सहस्रार चक्र के शिखर पर पहुंच गया था, वो भी पीछे की तरफ जा गिरा। क्षण भर में ही उसके कपड़ों में कई छोटे छोटे छेद आ गए और वो मामूली रूप से घायल भी हो गया। पृथ्वी प्रस्फुटित मुष्टिका। रणवीर ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले का इस्तेमाल किया, जिससे जमीन भी कांपने लगी। वो इस वक्त कबीले के अंदर था, जहां ही हर संरचना बेहद मजबूत थी। अगर इस हमले का उपयोग बाहर किया जाता तो आसपास की जमीन उखड़ जाती। नक्षत्र उंगली, आंशिक हवा रुख। एक तीखे नीले प्रकाश एक पतली परत दिखाई दी। आंशिक हवा रुख की 4 तकनीकों में से तीसरा था, जो आक्रामक हमले के लिए प्रयोग की जाती थी। रणवीर के आसपास की आध्यात्मिक शक्ति को उस नीली किरण ने छेद दिया और उसके तुरंत बाद रणवीर की छाती पर एक खूनी निशान दिखाई दिया। अगर ये 1 इंच और गहरा होता तो उसके दिल में छेद हो गया होता। धम। वो तुरंत ही कराहते हुए जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा सफेद हो गया था। वेदांश का हमला बेहद घातक था। अगर वो हमला थोड़ा और ताकतवर होता तो रणवीर का जीवन वहीं समाप्त हो जाता। आसपास के सभी शिष्यों ने ठंडी सांसें लीं। मुझे भरोसा नहीं था कि आंशिक पवन रुख की शक्ति इतनी मजबूत है। नक्षत्र उंगली के साथ मिलाने के बाद तो इसकी शक्ति बेहद विस्फोटक हो जाती है। यहां तक कि खुद वेदांश भी हैरान थे। अगर तीसरा रुख, आंशिक हवा रुख, इतना मजबूत था, तो चौथा रुख, ज्वलंत हवा रुख, कितना शक्तिशाली होगा। ये सोचकर वेदांश ने एक आह भरी। उसने पास ही जमीन पर पड़े रणवीर को देखा तो उसकी नजरें एक बार फिर कठोर हो गई। चल निकल यहां से। वेदांश ने रणवीर के पेट पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वो उड़ते हुए दूर जा गिरा। उसने इस कुत्ते को खा जाने वाली नजरों से देखा, जो अपने से कमजोर व्यक्तियों को परेशान करता था और मजबूत लोगों तलवे चाटता था। हाँ, रणवीर का चेहरा सफेद पड़ गया था और वो जल्दी से पीछे हट गया। इस लड़ाई के बाद आसपास के सभी पुराने शिष्य वेदांश से सावधान हो गए, जबकि सभी नए शिष्य बेहद खुश थे। जब्बार और मीनाक्षी थापा दोनों ने एक दूसरे को देखा। वे अभी भी वेदांश की ताकत देखकर स्तब्ध थे। भाई वेदांश, धन्यवाद, विशेष ने आभार व्यक्त किया। भाई वेदांश, तुम्हें सावधान रहना होगा। मैंने सुना है कि शीर्ष 20 में शामिल बाहरी शिष्यों की साधना अर्ध आध्यात्मिक मंडल तक पहुंच गई है, विक्रांत ने चेतावनी दी। अर्ध आध्यात्मिक मंडल के साधक को अर्ध महासाधक भी कहा जाता है। वेदांश ने अपना सिर हिलाया। इस दबाव में उसकी क्षमता एक बार फिर प्रज्वलित हो गई थी। जब तक उसका विरोधी आध्यात्मिक मंडल में नहीं पहुंचता, तब तक वो उनका मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। अगले 2 दिनों तक माहौल बेहद शांत था।
कोई भी वेदांश और अन्य को परेशान करने नहीं आया और इस मौके का उपयोग करते हुए वेदांश ने तुरंत साधना शुरू कर दी और जल्द ही उसकी नक्षत्र उंगली 7वें स्तर पर पहुंच गई और साथ ही उसने आंशिक पवन रुख भी लगभग पूरी तरह से सीख लिया था। तो क्या होगा आगे? क्या रणवीर और देवेंद्र ने इतनी जल्दी हार मान ली है या फिर वो वेदांश और बाकी दोनों को परेशान करने का कोई नया मौका खोज रहे हैं? आगे जानने के लिए देखते रहिए द आई ऑफ मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। CH 112 लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या हुआ? वेदांश की अभिव्यक्ति बदल गई। अपने दोनों गुरु भाइयों को इस तरह देखकर उसका मन भारी हो गया। बज्जात रणवीर, वो तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया था, लेकिन जब तुम नहीं मिले तो उसने हम पर हमला कर दिया। हम दोनों ने साथ मिलकर उसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा मजबूत था, विक्रांत ने अपने दांत पीसते हुए कहा। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? ये जानने के बाद कि क्या हुआ था, वेदांश का दिल गुस्से से जल उठा। सच में ये वही था जिसके कारण विक्रांत और विशेष को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। रणवीर 2 घंटे बाद वापस आ गया था और उन्हें यहाँ वेदांश नहीं मिला। उसके दिए काम को खत्म करने के बजाय वेदांश ने उसके मोजे को बर्बाद कर दिया था, जिसके कारण रणवीर गुस्से से पागल हो गया। लेकिन क्योंकि वेदांश वहां मौजूद नहीं था, इसलिए रणवीर ने विक्रांत और विशेष पर अपना गुस्सा निकाला। भले ही दोनों ने साथ मिलकर उसका मुकाबला किया हो, फिर भी उनके पास रणवीर को हराने की ताकत नहीं थी। वेदांश को स्वीकार करना पड़ा कि उसने रणवीर की ताकत को कम करके आका था, क्योंकि जब विशेष और विक्रांत मिलकर किसी का मुकाबला करते थे तो वे सहस्रार चक्र के योद्धा को भी हराने में सक्षम थे, लेकिन इसके बावजूद रणवीर ने उन्हें आसानी से हरा दिया था। इसका मतलब ये था कि उसकी असली ताकत निश्चित रूप से राघव जुयाल से अधिक थी। रणवीर कहाँ गया? वेदांश ने तुरंत ही अपनी दिव्यदाहिनी आंख से परिवेश का निरीक्षण किया। वो दोनों का बदला लेने के लिए रणवीर को अच्छा सबक सिखाना चाहता था। जल्द ही वेदांश की नज़र कुछ मील दूर एक पहाड़ पर बने छोटी सी कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया के भीतर 3 से 4 आकृतियां मौजूद थीं। वेदांश उनमें से 2 से बहुत अच्छी तरह से परिचित था, जो देवेंद्र और रणवीर थे। उनके अलावा 2 अन्य बाहरी शिष्य भी वहां थे। शाबाश रणवीर, बहुत अच्छा काम किया। याद रहे, उन लड़कों की तकलीफ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, देवेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। वो एक आंतरिक शिष्य था और इस वजह से रणवीर और अन्य लोग उसके प्रति बेहद विनम्र थे। वेदांश सुन नहीं पा रहा था कि वे क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अनुमान लगा सकता था कि ये किस बारे में है। जैसा कि प्रताप साहब को संदेह था, वेदांश और बाकी दोनों को आचार्य अधीरा खुद परेशान नहीं करेगा, लेकिन उसके शिष्य उन्हें जरूर प्रताड़ित करेंगे। बहुत अच्छा। वेदांश ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखें तेज हो गईं। गुस्से की आग में वो वापस अपने कमरे में लौट आया और हवा रुख की 4 तकनीकों और नक्षत्र उंगली का अभ्यास करना शुरू कर दिया। चूंकि वेदांश इतनी जल्दी रजत धातु तकनीक में अगले स्तर पर नहीं पहुंच सकता था, इसलिए वो जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नक्षत्र उंगली और हवा रुख की 4 तकनीकों पर पूरा ध्यान देने लगा। अपने दिल में भरे गुस्से के कारण वो चौथे रुख ज्वलंत हवा रुख में कुछ और अंतर्ज्ञान प्राप्त करने में कामयाब हुआ, क्योंकि इसे प्रशिक्षित करने के लिए विनाश की इच्छा की जरूरत थी और वेदांश के क्रोध ने उसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। इसके अलावा उसकी नक्षत्र उंगली 7वें स्तर की के करीब पहुंच गई थी। उसी रात रणवीर एक बार फिर वहां आया। छोटे चूजे, हमारा झगड़ा अभी तक सुलझा नहीं है। दरवाजे के बाहर से एक अहंकारी आवाज आई। अगले कमरे में मौजूद विक्रांत और विशेष दोनों के दिल कांप गए। अच्छा। रणवीर की बात सुनकर वेदांश ने अपना दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर चला आया। इस समय जब्बार, मीनाक्षी थापा, साक्षी ठाकुर और पास के अन्य कई शिष्य बाहर आ गए। एक मूर्ख चमचा। वेदांश ने रणवीर की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उसके शरीर से तुरंत ही विनाश की आभा फैल गई। ये ज्वलंत हवा रुख से प्राप्त ज्ञान था, लेकिन वेदांश ने अभी तक इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया था। रणवीर के दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन फिर उन्हें लगा कि वो इस तरह डर क्यों रहा है। नश्वर मंडल के आज्ञा चक्र कर एक बच्चा भला उसे कैसे हरा सकता है। पर्वत प्रस्फुटित मुष्टिका।
रणवीर ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और निम्न श्रेणी के पवित्र युद्ध कला तकनीक का प्रयोग किया। जैसे ही उसका मुक्का आगे बढ़ा, रणवीर के शरीर से आकाश को विभाजित करने वाली आभा दिखाई दी। नक्षत्र उंगली, बवंडर रुख। वेदांश ने अपनी उंगली से वार किया, जिससे आसपास नीले प्रकाश की किरण फैल गई। बूम! दो हमलों के टकराते ही एक जोरदार आवाज सुनाई दी। अपने हमले के बाद वेदांश और रणवीर दोनों वापस पीछे चले गए। रणवीर हैरान था, वो सोच भी नहीं सकता था कि महज आज्ञा चक्र का एक बच्चा उसे बराबरी की टक्कर दे सकता था। आसपास के सभी शिष्य भी हैरान रह गए। वन लाइन नक्षत्र उंगली। वेदांश ने तुरंत एक बार फिर प्रहार किया और फिर नीले प्रकाश की किरणें आतिशबाजी की तरह आसपास फैल रही थीं। उसकी नक्षत्र उंगली लगभग 7वें स्तर पर पहुंचने वाली थी और बवंडर रुख को मिलाने के बाद इसकी गति और शक्ति एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। बूम बूम बूम! उनके हमले आपस में टकराए और पूरे इलाके में विस्फोट की आवाज गूंज गई। यहां तक कि रणवीर जैसा मजबूत व्यक्ति जो सहस्रार चक्र के शिखर पर पहुंच गया था, वो भी पीछे की तरफ जा गिरा। क्षण भर में ही उसके कपड़ों में कई छोटे छोटे छेद आ गए और वो मामूली रूप से घायल भी हो गया। पृथ्वी प्रस्फुटित मुष्टिका। रणवीर ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले का इस्तेमाल किया, जिससे जमीन भी कांपने लगी। वो इस वक्त कबीले के अंदर था, जहां ही हर संरचना बेहद मजबूत थी। अगर इस हमले का उपयोग बाहर किया जाता तो आसपास की जमीन उखड़ जाती। नक्षत्र उंगली, आंशिक हवा रुख। एक तीखे नीले प्रकाश एक पतली परत दिखाई दी। आंशिक हवा रुख की 4 तकनीकों में से तीसरा था, जो आक्रामक हमले के लिए प्रयोग की जाती थी। रणवीर के आसपास की आध्यात्मिक शक्ति को उस नीली किरण ने छेद दिया और उसके तुरंत बाद रणवीर की छाती पर एक खूनी निशान दिखाई दिया। अगर ये 1 इंच और गहरा होता तो उसके दिल में छेद हो गया होता। धम! वो तुरंत ही कराहते हुए जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा सफेद हो गया था। वेदांश का हमला बेहद घातक था। अगर वो हमला थोड़ा और ताकतवर होता तो रणवीर का जीवन वहीं समाप्त हो जाता। आसपास के सभी शिष्यों ने ठंडी सांसें लीं। मुझे भरोसा नहीं था कि आंशिक पवन रुख की शक्ति इतनी मजबूत है। नक्षत्र उंगली के साथ मिलाने के बाद तो इसकी शक्ति बेहद विस्फोटक हो जाती है। यहां तक कि खुद वेदांश भी हैरान थे। अगर तीसरा रुख, आंशिक हवा रुख, इतना मजबूत था, तो चौथा रुख, ज्वलंत हवा रुख, कितना शक्तिशाली होगा। ये सोचकर वेदांश ने एक आह भरी। उसने पास ही जमीन पर पड़े रणवीर को देखा तो उसकी नजरें एक बार फिर कठोर हो गई। चल निकल यहां से। वेदांश ने रणवीर के पेट पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वो उड़ते हुए दूर जा गिरा। उसने इस कुत्ते को खा जाने वाली नजरों से देखा, जो अपने से कमजोर व्यक्तियों को परेशान करता था और मजबूत लोगों तलवे चाटता था। हाँ, रणवीर का चेहरा सफेद पड़ गया था और वो जल्दी से पीछे हट गया। इस लड़ाई के बाद आसपास के सभी पुराने शिष्य वेदांश से सावधान हो गए, जबकि सभी नए शिष्य बेहद खुश थे। जब्बार और मीनाक्षी थापा दोनों ने एक दूसरे को देखा। वे अभी भी वेदांश की ताकत देखकर स्तब्ध थे। भाई वेदांश, धन्यवाद, विशेष ने आभार व्यक्त किया। भाई वेदांश, तुम्हें सावधान रहना होगा। मैंने सुना है कि शीर्ष 20 में शामिल बाहरी शिष्यों की साधना अर्ध आध्यात्मिक मंडल तक पहुंच गई है, विक्रांत ने चेतावनी दी। अर्ध आध्यात्मिक मंडल के साधक को अर्ध महासाधक भी कहा जाता है। वेदांश ने अपना सिर हिलाया। इस दबाव में उसकी क्षमता एक बार फिर प्रज्वलित हो गई थी। जब तक उसका विरोधी आध्यात्मिक मंडल में नहीं पहुंचता, तब तक वो उनका मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। अगले 2 दिनों तक माहौल बेहद शांत था। कोई भी वेदांश और अन्य को परेशान करने नहीं आया और इस मौके का उपयोग करते हुए वेदांश ने तुरंत साधना शुरू कर दी और जल्द ही उसकी नक्षत्र उंगली 7वें स्तर पर पहुंच गई। और साथ ही उसने आंशिक पवन रुख भी लगभग पूरी तरह से सीख लिया था। तो क्या होगा आगे? क्या रणवीर और देवेंद्र ने इतनी जल्दी हार मान ली है, या फिर वो वेदांश और बाकी दोनों को परेशान करने का कोई नया मौका खोज रहे हैं? आगे जानने के लिए देखते रहिए द आई ऑफ मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें, ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। CH 113 एक और साजिश। नक्षत्र उंगली और आंशिक पवन रुख की सफलता के बाद वेदांश को भरोसा था कि वे बाहरी शिष्यों में किसी से भी मुकाबला कर सकता है।
नक्षत्र उंगली नश्वर दुनिया में एक शीर्ष श्रेणी का कौशल था और इसे 7वें स्तर तक प्रशिक्षित करने के बाद उसे भरोसा था कि सहस्रार चक्र के योद्धा भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुझे अभी भी ज्वलंत हवा रुख को पूरी तरह से सीखने की जरूरत है, वेदांश बड़बड़ाया। हवा रुख की चारों तकनीकों में अंतिम रुख, ज्वलंत हवा रुख, सबसे जटिल है। अगर मैं इसे 60 से 70% तक समझने में कामयाब हो जाता हूं, तो मैं आध्यात्मिक मंडल के लोगों का भी कुछ हद तक मुकाबला कर सकता है। वेदांश जम्हाई लेते हुए विशेष और विक्रांत से मिलने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला। जब से वेदांश ने रणवीर को हराया था, किसी ने भी तीनों को परेशान करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस समय विक्रांत और विशेष थोड़े चिंतित लग रहे थे। कबीले द्वारा शिष्यों को उनके विशेष कार्य कल आवंटित किए जाएंगे, विक्रांत ने कहा। तीनों जानते थे कि कबीला शिष्यों को विशेष काम आवंटित करता है, जिन्हें सभी शिष्यों को पूरा करना होता है। ये काम अच्छे और बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। हम केवल बाहरी शिष्य हैं। अगर हम इन छोटी समस्याओं का सामना भी नहीं कर सकते, तो हम विद्युत से कैसे लड़ेंगे? और आचार्य अधिरा तो प्रमुख आचार्यों में एक हैं। वेदांश को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। अभी उसका लक्ष्य आंतरिक शिष्य बनना था, क्योंकि आंतरिक शिष्यों को ही सच्चा प्रतिभाशाली शिष्य माना जाता है। विद्युत और प्रतीक जैसे प्रतिभाशाली और मजबूत पहले ही आंतरिक शिष्य बन गए थे और उनके गुरु कबीले के मुख्य आचार्य थे। तुम सही कह रहे हो। अगर हम इन छोटे मसलों को नभी ही सुलझा सकते हैं, तो हमें विद्युत की बराबरी करने के बारे में सोचने का भी हक नहीं होगा। विक्रांत और विशेष ने अपना सिर हिलाया और उनमें आत्मविश्वास और लड़ाई का इरादा वापस आ गया। जैसे ही तीनों बोल रहे थे, वह क्षेत्र जहां बाहरी शिष्य रहते थे अचानक शांत हो गया। देखो, वो यहां पर है। आसपास से डर और सतर्कता की फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन आया है? वेदांश और अन्य दोनों को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। बाहरी शिष्यों में चौथे स्थान पर मौजूद रेहान यहां पर क्या कर रहा है? आमतौर पर तो वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। कुछ पुराने बाहरी शिष्य ने उसे सम्मान और सावधानी के साथ देखा। उसी समय सामने के प्रवेश द्वार से 3 लोग अंदर आते दिखाई दिए। बीच वाला व्यक्ति काफी बलिष्ठ था। उसकी छाती मजबूत मांसपेशियों से भरी था। हालांकि उसने किसी भी तरह की आध्यात्मिक आभा को प्रसारित नहीं किया था, फिर भी उसकी मजबूत शारीरिक आभा ने ही दूसरों को झकझोर कर रख दिया। जब वो अपने लंबे चौड़े शरीर के साथ चलता था, हर कदम के साथ जमीन कांपती हुई महसूस होती थी। इससे आसपास के बाहरी शिष्यों के दिल में डर घर। रेहान के बाहरी शिष्यों में चौथे स्थान पर था। भयानक शारीरिक शक्ति। वो केवल अपनी शारीरिक शक्ति से ही सामान्य सहस्रार चक्र के योद्धा को हरा सकता है। जब वेदांश की दिव्यदाहिनी आंख ने उनके शरीर की संरचना की जांच की तो वो चौंक गया। शारीरिक शक्ति के मामले में रेहान उससे भी ज्यादा मजबूत था। वेदांश आश्वस्त था कि उसने जिस भी तकनीक का अभ्यास किया है, वो रजत धातु तकनीक से कमजोर नहीं थी। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि इस व्यक्ति की साधना भी अर्ध आध्यात्मिक मंडल तक पहुंच गई थी। जाहिर तौर पर सभी शीर्ष 20 बाहरी शिष्य अर्ध आध्यात्मिक मंडल में पहुंच गए थे, जिसका अर्थ था कि वे प्रांत नगर के पहले रक्षक के समान स्तर पर थे। अर्ध आध्यात्मिक मंडल और मजबूत शारीरिक शक्ति, ये कल्पना करना कठिन था कि ये व्यक्ति कितना भयानक होगा। टक टक। जैसे जैसे रेहान करीब आता गया, उसके करीब मौजूद लोगों के सिर में झुनझुनी महसूस होने लगी। क्या भयानक शक्ति! गुरुदेव के अलावा और किसी ने भी मुझ पर इतना दबाव नहीं डाला था। विशेष ने एक गहरी सांस ली और उसने विक्रांत को झटके से देखा। वो निश्चित था कि रेहान की ताकत पहले रक्षक से भी ज्यादा मजबूत थी और सामान्य अर्ध आध्यात्मिक मंडल की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वेदांश ने रेहान के बगल में दोनों पर ध्यान दिया तो पाया कि उनमें से एक रणवीर था, जिसे उसने जमकर पीटा था। रेहान के दाहिनी ओर एक छोटे बालों वाला युवक था, जिसकी साधना भी अर्ध आध्यात्मिक मंडल तक पहुंच गई थी। आदर्श बाहरी शिष्यों में 13वें स्थान पर है, लेकिन वो इन लोगों के साथ क्यों हैं? भीड़ की निगाहें छोटे बालों वाले युवक पर चली गईं। तीनों का नेतृत्व बाहरी शिष्यों में से चौथे स्थान पर मौजूद रेहान कर रहा था। उसके अलावा वहां आदर्श भी था, जो 13वें स्थान पर था। उनमें सबसे कमजोर रणवीर ही था, जो 28वें स्थान पर था। वेदांश की दिशा में देखते हुए रणवीर ठंडेपन से हंसा, फिर वो आदर्श और रेहान से कुछ फुसफुसा कर कहा। उसके बाद रेहान और आदर्श ने वेदांश, विक्रांत और विशेष की ओर रुख किया। विशेष और विक्रांत ने केवल महसूस किया कि उनका शरीर अकड़ गया है और उनकी सांसें धीमी हो रही हैं। उस अदृश्य दबाव ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया,
केवल वेदांश की अभिव्यक्ति ही सामान्य थी। रणवीर, तुम सच में बहुत बेकार हो, तुम इन 3 छोटे चूहों को भी नहीं हरा सके। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। रणवीर ने मुस्कुराहट दी, लेकिन वो इन दोनों के प्रति बेहद सम्मानजनक था। अर्धचंद्र कबीले में शीर्ष 20 बाहरी शिष्यों को आंतरिक शिष्यों के विकल्प के रूप में देखा जाता था और उन्हें जो मिलती है वो सामान्य बाहरी शिष्यों से कहीं अधिक होती है। रणवीर स्पष्ट रूप से जानता था कि उसके सामने मौजूद दोनों लोग कितने भयानक थे, यहां तक कि आदर्श अकेले ही उसे सिर्फ 2 हमलों में हरा सकता था। हम समय कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो सभी कहेंगे कि हम इन नए शिष्यों को धमका रहे हैं। कार्य सौंपे जाने तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद असली मजा आएगा। रेहान, वेदांश और बाकी दोनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन आदर्श ने उन तीनों को थोड़ी दिलचस्पी से देखा। ये तीनों युवक अभी सहस्रार चक्र तक भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनमें से एक ने रणवीर को हरा दिया था, जिससे वो थोड़ा हैरान हुआ। रेहान और बाकी दोनों धीरे धीरे उस जगह का एक चक्कर लगाया जहां पर नए शिष्य रहते थे और फिर वे वहां से चले गए। आसपास के सभी शिष्यों ने एक लंबी सांस ली। वे सभी इन शीर्ष बाहरी शिष्यों से बेहद सावधान थे, विशेष रूप से रेहान से, क्योंकि ऐसी अफवाह थी कि उसने एक बार आध्यात्मिक मंडल के एक आंतरिक शिष्य को चुनौती दी थी। पूरा दिन आराम से गुजर गया। दूसरी सुबह एक आचार्य नए शिष्यों के आवास स्थल पर आए। सभी नए शिष्य बाहर आ जाए, आचार्य ने कठोर आवाज के साथ सभी को आवाज दी। सभी नए शिष्य तेजी से अपने कमरों से बाहर चले आए। जल्द ही सभी 21 नए शिष्य, जिसमें जब्बार, मीनाक्षी थापा और साक्षी ठाकुर भी शामिल थे, सामने आ गए और वेदांश ने महसूस किया कि जब्बार की साधना सहस्रार के चरम पर पहुंच गई थी, जबकि साक्षी ठाकुर और मीनाक्षी थापा दोनों आज्ञा चक्र के शिखर पर पहुंच गए थे। इन तीनों की साधना इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? वेदांश हैरान था। साक्षी ठाकुर के सुधार को फिर भी समझा जा सकता है क्योंकि उसके पास उच्च क्षमता थी, लेकिन मीनाक्षी थापा और जब्बार दोनों के पास केवल मध्य स्तर के आध्यात्मिक शरीर थे। इसे विशेष से बहुत बेहतर भी नहीं माना जा सकता। वेदांश ने अपनी दिव्यदाहिनी आंख की शक्ति जागृत की और मीनाक्षी थापा और जब्बार के शरीर के अंदर शक्तिवर्धक औषधियों के कुछ अवशेष देखे। वो तुरंत समझ गया कि दोनों की पहचान सामान्य नहीं है। एक राजकुमारी थी जबकि दूसरा सबसे बड़े परिवार का सदस्य था और दोनों के कबीले से काफी अच्छे संबंध थे। साक्षी ठाकुर मुड़ी और वेदांश के साथ नजरें मिलाई। फिर उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान नजर छा गई। परीक्षण से पहले वेदांश के रवैये से साक्षी ठाकुर चिढ़ गई थी, क्योंकि उस समय वेदांश ने रहस्यमय होने का नाटक करके उसे और उसके दादाजी को चौंका दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि वेदांश उन लोगों को बरगला रहा था। उसके तो केवल निम्न स्तरीय आध्यात्मिक शरीर था, जिसे औसत ही कहा जाएगा। उसकी तुलना साक्षी के साथ नहीं की जा सकती थी। साक्षी ठाकुर की निगाहों का सामना करते हुए वेदांश ने बेशर्मी से अपनी आंखें झपकाईं और एक निर्दोष अभिव्यक्ति दी। इस कमीने की क्षमता इतनी सामान्य है, फिर भी वो हर किसी को नीची नजरों से ही देखता है। साक्षी ठाकुर इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना पैर जोर से जमीन पर पटक दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अगला, मैं आपको दिए गए कार्यों की घोषणा करूंगा। आचार्य ने ठंडेपन से सभी की तरफ नजरें घुमाई और तुरंत सभी ध्वनियां गायब हो गईं। यद्यपि इस आचार्य की शक्ति और शक्ति आचार्य बलभद्र से कम थी, फिर भी ये अधिकांश आंतरिक शिष्यों से कहीं आगे निकल चुके थे। वेदांश की नजरें अचानक ही कुछ मील दूर एक लकड़ी की छत की तरफ चली गई। छत पर 3 लोग बैठे थे, रेहान, आदर्श और काली पोशाक पहने देवेंद्र। हे, आचार्य रत्नेश के साथ मेरे गुरुदेव की अच्छी जान पहचान है। मुझे केवल एक बार कहने की जरूरत थी और अब वो उन लोगों को कोई अच्छा काम नहीं देने वाले। देवेंद्र एक मजेदार तमाशा देखने के लिए तैयार हो गया। इस समय आचार्य रत्नेश ने सभी को दिए गए कार्यों की घोषणा की। राजकुमारी मीनाक्षी थापा को जड़ी बूटी विभाग में भेजा गया था, जहां वो औषधि बनाने के लिए एक प्रशिक्षु के लिए चुनी गई थी। ये ऐसा काम था जिसके कारण अन्य सभी लोग ईर्ष्या से जल भुन गए। इसके बाद जब्बार और साक्षी ठाकुर दोनों को भी अच्छे कार्य सौंपे गए, जो सभी की उम्मीदों के अनुरूप ही थीं। इन तीनों के बाद दूसरों के आवंटित कार्य अच्छे और बुरे दोनों तरह के थे, हालांकि कोई भी उन तीनों से बेहतर काम नहीं पा सका। अंत में वेदांश और बाकी दोनों की बारी थी। विशेष उत्तरी पर्वत के औषधि उद्यान में जाएगा और सभी कचरे को वहां से साफ करेगा।
उर्वरकों का छिड़काव करेगा और पौधों को पानी देगा। हर दिन आपको आधा हेक्टेयर का पूरा काम खत्म करना होगा। विक्रांत एक मालवाहक का काम करेगा जो हर दिन 25,000 किलोग्राम कचरा पहाड़ से नीचे ले जाएगा। ये सुनते ही अन्य शिष्यों ने वेदांश और उन दोनों की ओर दया की दृष्टि से देखा। वेदांश ने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये सब उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य आवंटन की प्रक्रिया समाप्त होती है। आचार्य रत्नेश ने अपने हाथ में मौजूद छोटी किताब को बंद कर दिया और वापस जाने के लिए मुड़ गए। आचार्य रत्नेश की बात सुनकर सभी लोग चौंक गए और बड़ी हैरानी के साथ वेदांश को देखने लगे। वेदांश भी दंग रह गया। बाकी सभी को काम आवंटित किया गया था, लेकिन उसे कोई काम नहीं। जब्बार, मीनाक्षी थापा, विशेष और विक्रांत सभी के पास अपने अपने कार्य थे। भले ही कुछ अच्छे और कुछ बुरे थे, लेकिन आचार्य रत्नेश ने वेदांश का उल्लेख तक नहीं किया। जरा रुकिए आचार्य रत्नेश, वेदांश ने पुकारा। तो क्या होगा आगे? क्या वेदांश को कार्य आवंटित न किया जाना किसी साजिश का हिस्सा है, या फिर वेदांश आचार्य रत्नेश वेदांश को किसी और तरीके से प्रताड़ित करने वाले हैं? आगे जानने के लिए देखते रहिए द आई ऑफ मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। CH-114 मैं तुम्हें हराकर तुम्हारी जगह ले सकता हूं। कार्यों की घोषणा करने के बाद आचार्य रत्नेश ने अपनी पुस्तिका बंद कर दी और वह जाने वाले थे। जरा रुकिए आचार्य रत्नेश, वेदांश ने पुकारा। क्या? देखो, मैं केवल आवंटित कार्यों की घोषणा करने के लिए जिम्मेदार हूं, लेकिन किसी को कोई कार्य आवंटित करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर आपका नाम इस सूची में नहीं था तो इसका मतलब है कि आपको कोई काम नहीं दिया गया होगा। वेदांश को देखते ही आचार्य रत्नेश के चेहरे पर असंतोष दिखाई देने लगा। हवा अचानक रुक गई। एक असहनीय दबाव चारों तरफ फैल गया जिससे सभी शिष्यों की सांसें तेज हो गईं। कुछ ऐसे लोग भी थे जो वेदांश को उदास नजरों से देख रहे थे। इसमें साक्षी ठाकुर भी शामिल थी, लेकिन उसे भी वेदांश के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। क्या मैं आचार्य रत्नेश से पूछ सकता हूं कि मुझे कोई कार्य क्यों नहीं मिला? वेदांश की हरकतें आचार्य के प्रति काफी सम्मानजनक थीं। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि उसके सामने मौजूद व्यक्ति प्रताप साहब से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। आचार्य रत्नेश की साधना कम से कम आध्यात्मिक मंडल के 5वें सितारे पर थी, यहाँ तक कि आंतरिक शिष्य भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहेंगे। वेदांश के शब्दों से अन्य युवाओं को भी थोड़ा अजीब लगा कि जब बाकी सभी को कार्य आवंटित कर दिया गया था तो वेदांश को कोई काम क्यों नहीं मिला। आपका क्या नाम है? आचार्य रत्नेश अभी भी भावहीन थे। वेदांश विनम्र और आत्मविश्वासी था। उसने अभी अभी कबीले में प्रवेश किया था और कोई नियम भी नहीं तोड़ा था, इसलिए आचार्य रत्नेश उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते था। क्या आप वेदांश हैं? आचार्य रत्नेश के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। उन्होंने वेदांश का एक नए दृष्टिकोण के साथ निरीक्षण किया। वहां मौजूद दबाव भी तुरंत दूर हो गया। सभी लोगों ने महसूस किया कि आचार्य रत्नेश की अभिव्यक्ति पहले से थोड़ी बेहतर हो गई, जैसे कि वेदांश उनके लिए महत्वपूर्ण था। हाँ, वेदांश ने उत्तर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आचार्य रत्नेश उसे जानते होंगे। उहुं, कुछ विशेष कारणों से आपको कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया है। आचार्य रत्नेश ने एक मुस्कान बिखेरी। क्या? ये सुनकर सभी नए शिष्य हैरान हो गए थे। आचार्य रत्नेश वेदांश से इतनी विनम्रता से बात क्यों कर रहे थे? चल क्या रहा है? जब किसी को बाकी लोगों से अधिक महत्व दिया जाता है तो निश्चित रूप से कुछ तो विशेष होता है। वेदांश की आंखें तुरंत चमक उठीं, लेकिन आचार्य रत्नेश ने जाते समय और कुछ नहीं कहा। आचार्य रत्नेश कबीले में एक उच्च पद पर आसीन थे और उन्हें केवल आवंटित कार्यों की घोषणा करने का काम दिया गया था, कारण बताने का नहीं। जब्बार और राजकुमारी मीनाक्षी थापा ने अब वेदांश को थोड़ा अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। दूसरी परीक्षा में वेदांश के प्रदर्शन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया था क्योंकि उसकी क्षमता बहुत ही कम थी। लेकिन इस बार केवल वेदांश ही ऐसा था जिसे कोई काम नहीं मिला। साक्षी ठाकुर कुछ चिढ़ गई थी। वो मूल रूप से वेदांश को हारते हुए देखना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय वेदांश को विशेष सुविधा दी गई। यहां तक कि विक्रांत और विशेष भी थोड़े उत्सुक थे। वेदांश ने अपना सिर हिलाया, जिसका अर्थ था कि वो भी नहीं समझा।
सके बाद वेदांश के अलावा बाकी नए शिष्यों ने अपना काम पूरा करने चले गए। उस दिन शाम को विशेष और विक्रांत दोनों पर्यवेक्षक को अपने आज के काम की जानकारी दी। मैं भी उसी जगह पर हूं जहां वो कमीना रणवीर है, उसका काम मेरे मुकाबले बहुत ज्यादा आसान है। विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल था। मैं जिस जगह पर हूं वो आदर्श के नियंत्रण में है और वहां पर मेरा ही काम सबसे कठिन है। विशेष की अभिव्यक्ति भी बदसूरत थी। यह सुनकर वेदांश की अभिव्यक्ति बदल गई। रणवीर और आदर्श, इसका मतलब था कि अभी भी रेहान बाकी था। ये तीनों ही देवेंद्र के पक्ष में थे। अगले दिन विक्रांत और विशेष दोनों अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने अपने विभाग में चले गए। दूसरों की दृष्टि से किसी कबीले में प्रवेश करना गौरव की बात होगी, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि कबीले की नज़र में बाहरी शिष्यों का कोई महत्व नहीं था। उन्हें ज्यादा सुविधाएं और संसाधन भी नहीं मिलते थे। उन्होंने मुख्य रूप से कबीले के मामलों में मदद करने के लिए ही रखा जाता था। वेदांश को अचानक याद आया कि प्रताप साहब ने क्या कहा था। कबीले में प्रवेश करने के बाद आपका पहला लक्ष्य आंतरिक शिष्य बनना है। कबीले के लिए बाहरी शिष्य बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि 1 या 2 बाहरी शिष्य मर भी जाते हैं तो भी कबीले को कोई परवाह नहीं होगी। कबीले द्वारा केवल आंतरिक शिष्यों को ही महत्व दिया जाता है। इसलिए आंतरिक शिष्य बनने के बाद आचार्य अधिरा के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना काफी मुश्किल होगा। ये सोचते हुए वेदांश ने जल्द से जल्द आंतरिक शिष्य बनने का फैसला किया। अब जबकि वेदांश के पास कोई काम नहीं था तो उसने अपने दोनों गुरु भाइयों के पास जाकर उनको दिया गया काम देखने का फैसला किया। विशेष का काम पानी देना, खाद देना और पूरे औषधि उद्यान में कचरा साफ करना था। ये एक थका देने वाला और गंदा काम था। बाकी कुछ लोगों को भी उसके जैसा ही काम दिया गया था, लेकिन उन सभी का काम बहुत आसान था। छोटे चूहे और तेज हाथ चला, अगर तुम रात तक काम पूरा नहीं करते तो तुम्हारा वेतन काट लिया जाएगा। उद्यान में मौजूद कुटिया से एक ठंडी आवाज आई। वेदांश ने नजर घुमाई और आदर्श को देखा जो विशेष को धक्का दे रहा था। विशेष तंग आ गया था, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए वेदांश और अन्य सभी को हर महीने 10 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और साथ ही विभिन्न प्रकार की औषधियां भी दी जाएंगी जिनकी सहायता से वे अपनी साधना को तेजी से बढ़ा सकते हैं। विशेष बेहद गुस्से में था, लेकिन उसने ज्यादा विरोध करने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले आदर्श यहाँ का पर्यवेक्षक था। अगर तो किसी तरह का विरोध करता तो आदर्श उसे दंडित कर सकता था। दूसरी बात, अगर उसका वेतन काट लिया जाता है तो इससे विशेष को बहुत नुकसान होगा। अब तक विशेष ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया था। ये देखकर वेदांश विशेष की मदद करना चाहता था। वहीं रुक जाओ, कोई भी दूसरे के काम में मदद नहीं कर सकता, आदर्श सख्ती से बोला। ऐसा कोई नियम नहीं है। नियमों के अनुसार जब कोई साधना में व्यस्त हो तो वे छुट्टी मांग सकते हैं और किसी को अपना काम संभालने के लिए कह सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपनी साधना छोड़कर हर रोज यहां काम करने आएगा। वेदांश शांत था। कमीने, मैं इस जगह का प्रभारी हूं, इसलिए जो मैं कहूंगा वही मान्य होगा, आदर्श ने अधीरता से कहा। उसने वेदांश के तर्क को बिल्कुल भी नहीं सुना। किसी के साथ तर्क करने के लिए आपके पास पर्याप्त शक्ति और योग्यता होनी चाहिए, और उसकी नजर में वेदांश और अन्य नौसिखिए सिर्फ खिलौने की तरह थे। मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, विशेष ने वेदांश को जाने के लिए कहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वेदांश भी मुसीबत में पड़ जाए। आदर्श, मैंने सुना है कि तुम शीर्ष 20 बाहरी शिष्यों में से एक हो। वेदांश के होठों पर एक मुस्कान आ गई। तुमने सही सुना है, तो क्या तुम मेरे साथ कुछ कर सकते हो? आदर्श की अभिव्यक्ति अहंकारपूर्ण थी। कबीले का नियम था कि शीर्ष 20 में शामिल शिष्यों को ही पहले आंतरिक शिष्य बनने का मौका मिलता था। जैसे ही उनमें से कोई आध्यात्मिक मंडल में पहुंचता था तो उसे आंतरिक शिष्य की पदवी दे दी जाती थी। यानी कि एक तरह से वे पहले से ही आंतरिक शिष्य थे, उन्हें केवल आध्यात्मिक मंडल तक पहुंचने की आवश्यकता थी। कबीले के नियमों के अनुसार मैं तुम्हें चुनौती दे सकता हूं, और अगर मैं जीत गया तो मैं शीर्ष 20 बाहरी शिष्यों में शामिल होकर तुम्हारी जगह ले लूंगा। तो क्या होगा आगे? क्या वेदांश सच में आदर्श को चुनौती देने वाला है, या फिर वो सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा है? आगे जानने के लिए देखते रहिए द आई ऑफ मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।
दोस्तों, आप सभी का कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। CH 115 क्या वेदांश को सजा देने के लिए बुलाया गया है? कबीले के नियमों के अनुसार मैं तुम्हें चुनौती दे सकता हूं और अगर मैं जीत गया तो मैं शीर्ष 20 बाहरी शिष्यों में शामिल होकर तुम्हारी जगह ले लूंगा। वेदांश ने अपना इरादा साफ कर दिया। चुनौती। शीर्ष 20 में शामिल शिष्य को चुनौती। वेदांश की इस चुनौती ने पास में मौजूद अन्य बाहरी शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया। भाई वेदांश, जल्दबाजी मत करो। विशेष की अभिव्यक्ति बदल गई। शीर्ष 20 बाहरी शिष्य में शामिल सभी शिष्यों की शक्ति और साधना अर्ध महासाधक के स्तर तक पहुंच चुकी थी। वहीं 13वें स्थान पर होने के कारण आदर्श प्रांत नगर के पहले गार्ड से ज्यादा ताकतवर था। हा, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। नियमों के मुताबिक तुम्हें मुझको चुनौती देने के लिए आवेदन करना होगा। उसके 3 दिन बाद तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो। उन 3 दिनों में मैं तुम्हारे दोस्त के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो वो मैं उसकी जिंदगी गली के कुत्ते से भी बदतर कर दूंगा। विशेष की ओर इशारा करते ही आदर्श जोर से हंस पड़ा। उसके कहने का मतलब था कि वेदांश को उसे चुनौती देने के परिणाम के बारे में पहले से पता होना चाहिए। अच्छा, फिर 3 दिन बाद मिलते हैं। वेदांश जड़ी बूटी विभाग में ये देखने के लिए वापस आ गया कि विक्रांत किस तरह से काम कर रहा है। विक्रांत की जिम्मेदारी कचरा हटाने की थी और जड़ी बूटी विभाग में पहले से ही कचरे का पहाड़ तैयार हो गया था। चूंकि सभी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके हर दिन लगभग सैकड़ों औषधियां बनाई जाती थीं, इसलिए वहां रोज बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता था। विक्रांत की स्थिति भी विशेष से कोई खास बेहतर नहीं थी, क्योंकि वो रणवीर के साथ था, इसलिए उसे ऐसा सामान ढोना पड़ता था जिसे दूसरे देखना भी पसंद नहीं करते थे। वेदांश को आते देख रणवीर की अभिव्यक्ति बदल गई। वेदांश ने उस दिन उसकी जमकर पिटाई की, वो अभी भी उस बात को भूल नहीं पाया था। जब मैं शीर्ष 20 में शामिल होकर एक स्थानापन्न आंतरिक शिष्य बन जाऊंगा, फिर मैं देखता हूं कि कौन उन दोनों को परेशान करने की हिम्मत करता है। ये सोचते हुए वेदांश वहां से चला गया और 13वें स्थान पर मौजूद आदर्श से लड़ने के लिए आवेदन कर दिया। रात तक ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे बाहरी शिष्य विभाग में फैल गई। जिसने भी ये समाचार सुना वो हैरान रह गया। उससे भी बड़ी बात ये थी कि वेदांश की चुनौती स्वीकार कर ली गई थी। इतना लंबा समय हो गया है जब किसी ने शीर्ष 20 में शामिल शिष्य को चुनौती दी है। लगता है हमारे नए साथी निश्चित रूप से बहुत साहसी हैं। इस मुकाबले को देखने के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे थे। रात में विशेष और विक्रांत अपने थके हुए शरीर के साथ वापस अपने कमरे में ले आ गए। क्या भाई वेदांश ने उस आदर्श को चुनौती दी है? ये खबर सुनकर विक्रांत हैरान रह गया। विशेष इन सब के लिए खुद को दोषी और चिंतित महसूस कर रहा था। उसे वेदांश के साथ साथ अपने भविष्य की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि आदर्श ने पहले ही उन्हें परिणाम भुगतने की धमकी दे दी थी। भाई वेदांश, तुम बहुत उतावले हो गए थे। मुझे पता है कि ये सब तुमने मेरे भले के लिए किया था, लेकिन विशेष ने वेदांश को समझाने की कोशिश की, क्योंकि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वेदांश आदर्श से जीत जाएगा। भाई वेदांश, मुझे पता है कि तुम्हारा युद्ध कौशल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम आदर्श से लड़ना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम अपना सहस्रार चक्र जागृत करना होगा, जिससे तुम्हारे जीतने की संभावना अधिक हो। इसके अलावा हर 6 महीने में किसी स्थानापन्न आंतरिक शिष्य को केवल एक बार ही चुनौती दी जा सकती है। विक्रांत ने कहा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वेदांश ये मुकाबला जीत जाएगा, क्योंकि वो केवल आज्ञा चक्र पर था जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी अर्ध आध्यात्मिक मंडल में था। विक्रांत के नजरिए से देखे तो वेदांश इस मौके को बर्बाद कर रहा था, और अगर वेदांश फिर से किसी को चुनौती देना चाहेगा तो उसे 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। अन्य बाहरी शिष्यों की नजर में वेदांश की हरकत बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं थी। हा, बहुत अच्छा। इस तरह से हम ये देख पाएंगे कि एक स्थानापन्न आंतरिक शिष्य कितना मजबूत होता है। जब्बार मुस्कुराया और राजकुमारी मीनाक्षी थापा की ओर देखते हुए कहा। कबीले में प्रवेश करने के बाद जब्बार की साधना सहस्रार चक्र के चरम पर पहुंच गई थी। कुछ समय से वो भी सोच रहा था कि उसे शीर्ष 20 में किसी को चुनौती देनी चाहिए या नहीं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। और वही वेदांश की हरकतें किसी तानाशाह की तरह थीं, इसलिए जब्बार स्पष्ट रूप से खुश था। कमरे के अंदर 3 लोग बैठे थे। वेदांश को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरे क्या सोचते हैं,
लेकिन फिर भी वो उन दोनों को अपनी बात समझाना चाहता था। मेरा उद्देश्य आंतरिक शिष्य बनना है, और अगर मैं इन बाहरी शिष्यों का भी मुकाबला नहीं कर सकता तो मैं इस दुनिया में भला किस तरह से आगे बढ़ पाऊंगा। वेदांश की आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। विक्रांत और विशेष ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। वेदांश की क्षमता उन दोनों से बेहतर नहीं थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो सभी बाहरी शिष्यों को कुचल देना चाहता है। दूसरे दिन की सुबह आचार्य रत्नेश वहां पहुंचे, जहां बाहरी शिष्य रहते थे। प्रणाम आचार्य रत्नेश। वहां मौजूद सभी शिष्यों ने आचार्य रत्नेश को प्रणाम किया। आचार्य रत्नेश ने अपना सिर हिलाया और फिर वेदांश की कमरे की तरफ चल पड़े। सभी बाहरी शिष्य जल्दी से वेदांश की ओर मुड़े, जो अभी अभी कमरे से बाहर निकला था। वेदांश, आपका काम आवंटित कर दिया गया है। हमें बाहरी शिष्य विभाग के मुख्य भवन में चलना है, इसलिए मेरे पीछे आओ, आचार्य रत्नेश मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद आचार्य रत्नेश। वेदांश ने सम्मान के साथ आचार्य रत्नेश का अनुसरण किया। इस दृश्य ने अन्य शिष्यों को एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने पर मजबूर कर दिया। अगर कोई सामान्य काम होता तो आचार्य ने इसकी घोषणा कर दी होती, लेकिन उन्होंने वेदांश के कार्य की घोषणा नहीं की, बल्कि वे खुद उसे बाहरी शिष्य विभाग में मुख्य भवन में लेकर जा रहे थे। विक्रांत और विशेष ने एक दूसरे को चिंता भरी निगाहों से देखा। वे तीनों ही प्रताप साहब के शिष्य थे और उन्होंने पहले से ही एक आचार्य के साथ झगड़ा कर लिया था, इसलिए उनके लिए कबीले में बहुत सी कठिनाइयां आने वाली थी। औषधियां बनाने के लिए मुख्य रूप से पौधों के रस का इस्तेमाल होता था, जबकि शेष 99% हिस्सा कचरे में जाता था। थोड़ी देर चलने के बाद आचार्य रत्नेश ने वेदांश को बाहरी शिष्य विभाग के मुख्य भवन ले आए। इस जगह से ही बाहरी शिष्यों को नियंत्रित और निर्देशित किया जाता था, और जाहिर तौर पर बाहरी शिष्य विभाग के प्रमुख एक बुजुर्ग थे जो पृथ्वी मंडल में पहुंच गए थे। जब कोई पृथ्वी मंडल में पहुंच जाता है तो उसकी स्थिति कबीले में सबसे शक्तिशाली लोगों के बराबर हो जाती थी, और इसलिए वे अक्सर एकांत में साधना किया करते थे, तो उनके पास छोटे मोटे मसलों से परेशान होने का समय नहीं था। इसलिए वेदांश से मिलने के लिए इस समय विभाग के उपप्रमुख उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वेदांश, उपप्रमुख आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आचार्य बलभद्र, जिन्होंने उस दिन प्रवेश परीक्षा का संचालन किया था, कक्ष के बाहर इंतजार कर रहे थे। आचार्य बलभद्र और आचार्य रत्नेश दोनों बाहरी शिष्य विभाग से थे, इसलिए वे एक दूसरे से काफी परिचित थे, और यही कारण था कि आचार्य रत्नेश का रवैया वेदांश के प्रति सम्मानजनक था। वेदांश ने आचार्य बलभद्र का अभिवादन किया, फिर उसने तुरंत कक्ष में प्रवेश किया। कक्ष में इस समय 3 भयानक आभा मौजूद थी। ये आभा आध्यात्मिक मंडल के किसी व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, जिसे वेदांश ने अब तक महसूस किया था। उन 3 आभाओं में से 2 थोड़ी परिचित थीं, जो कि एक सफेद वस्त्र वाले बुजुर्ग और एक लाल वस्त्र वाले बुजुर्ग से आ रही थीं। वेदांश इन 2 आचार्य लोगों को जानता था। वे आचार्य मनोहर और आचार्य विशंभर थे, जिनसे वो तीसरे परीक्षण के दौरान मिला था। ये दोनों की अपने विभाग के उपप्रमुख थे और उनके पास एक उच्च अधिकार था। उन दोनों के अलावा वहां पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और था, जिसका चेहरा थोड़ा सख्त था और उसकी आभा बाकी 2 लोगों के बराबर ही थी। वेदांश ने अनुमान लगाया कि ये व्यक्ति बाहरी शिष्य विभाग के उपप्रमुख होंगे। सभी उपप्रमुखों को मेरा प्रणाम। वेदांश ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वो कबीले की नज़र में एक चींटी की तरह था और वो कबीले के मुख्य लोगों को बेवजह नाराज नहीं करना चाहता था। वेदांश को अंदर आते देख आचार्य मनोहर और आचार्य विशंभर दोनों की आंखों में चमक आ गई। हा, लो, वेदांश भी आ गया। नीले रंग के कपड़े पहने उपप्रमुख ने भी वेदांश को दिलचस्पी से देखा। एक उपप्रमुख होने के नाते वो वेदांश के बारे में सब कुछ जानते थे, और ये थोड़ा हैरान करने वाली बात थी कि निम्न स्तर का आध्यात्मिक शरीर होने के बावजूद उसके लिए 2 विभागों के उपप्रमुखों आपस में ही झगड़ पड़े थे। 2 उपप्रमुख, आचार्य मनोहर और आचार्य विशंभर, दोनों चाहते थे कि वेदांश उनके लिए काम करे, और नीला कपड़े पहने उपप्रमुख स्पष्ट रूप से इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि वे दोनों ही उसे अपने पास चाहते थे, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो वेदांश को इन दोनों में से किसके पास भेजे, ये सवाल उनका सिरदर्द बढ़ाने के लिए काफी था। इसी वजह से नीले कपड़े पहने उपप्रमुख ने वेदांश को इस बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया था। जल्द ही वेदांश भी समझ गया था कि आखिर माजरा क्या है। वेदांश, तुम क्या सोचते हो?
यदि आप जड़ी बूटी विभाग में प्रवेश करके मेरा अनुसरण करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा, आचार्य विशंभर ने उम्मीद से कहा। औषधि विशेषज्ञ एक महान पेशा था और वेदांश जानता था कि कबीले द्वारा शिष्यों को दी जाने वाली अधिकांश औषधियां जड़ी बूटी विभाग द्वारा बनाई गई थीं। अगर वो आचार्य आदमी विशंभर का शिष्य बनता है तो वो जल्द ही औषधियों का विशेषज्ञ बन जाएगा। बकवास। इस बच्चे की असली प्रतिभा सरनिया है। वेदांश, अगर आप मेरा अनुसरण करते हैं मैं आपको हर महीने 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और साथ ही हमारे विभाग में एक सहस्त्रपर्ण ताल है जिसके अंदर मौजूद तरल शारीरिक सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। तुम चाहो तो। आचार्य विशंभर ने तुरंत एक बड़ा चारा फेंका। तो क्या होगा आगे? और वेदांश किस आचार्य के विभाग में जाएगा, या फिर वो एक बार से उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा? आगे जानने के लिए देखते रहिए द आई ऑफ मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।